नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आजकल जो हमारे देश की राजनीति में घटनाक्रम चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे और हमारे देश की राजनीति में जो भी घटनाएँ हो रही हैं, वह चुनावी राजनीति से तो प्रेरित हैं, प्रभावित हैं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ वह शायद हमारे लोकतंत्र की दशा और दिशा की ओर भी संकेत कर रही हैं। आज सुबह आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसलिए गिरफ्तार किया गया या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया कि उन्होंने एक पोस्टर प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाया था या फिर वो जो पोस्टर था, वो क्या इतना खतरनाक था कि उसके लिए लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत थी? इस बात पर चर्चा करने की ज़रूरत है और आगे हम इस पर बातचीत करेंगे। देश की राजनीति में और भी कई तरह के मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, जिस पर आज के इस कार्यक्रम में हम प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर, नमस्कार। पहला नमस्कार। सवाल तो मैं इसी घटनाक्रम से के संबंध में पूछना चाहूँगा। सुबह जब मैंने यह खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद कोई खतरनाक सा पोस्टर होगा और वो भी उतना खतरनाक नहीं होता है। मेरे मन में आया कि शायद जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा जैसा कोई नारा लिख के लगा दिया गया हो। लेकिन बात और मीडिया में भी ऐसी ही खबर चली कि अ, मोदी के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही विवादास्पद पोस्टर लगाया गया। लेकिन बाद में पता चला कि पोस्टर सिर्फ यह था कि मोदी हटाओ देश बचाओ और उस सारे पोस्टर को तो जब्त किया ही गया, 100 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए गए। तो ये जो आज का घटनाक्रम है, उसके संदर्भ में क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान सत्ताधारी दल है, वो काफ़ी असुरक्षित सा महसूस कर रहा है और हर प्रकार के विरोध को वो बहुत ही आशंका की दृष्टि से देख रहा है? आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? कमल, हम दोनों मिलकर एक कयास लगाएं कि इस वक्त अचानक देश के कई राजनीतिक दल, गैर भाजपा दल मिलकर ये तय करते हैं कि वो मोदी हटाओ देश बचाओ की मुहिम चलाएगा और इस नाम से वो एक राजनीतिक आंदोलन शुरू कर देते हैं। वो सड़कों पर जुलूस और धरने निकालते हैं, वो पोस्टर लगाते हैं, वो रोड शो करते हैं, वो अखबारों में बयान देते हैं, वो अपने लेख लिखते हैं, जगह जगह इसकी भाषण और रैलियां शुरू हो जाती हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो फिर क्या करेगी भाजपा की सरकार? क्या वो सबके ऊपर इमरजेंसी ऐसा क्रैकडाउन शुरू कर देगी? क्या करेगी कि सबको गिरफ्तार करेगी? मैंने ही अपने एक्टिविज्म के दिनों में न जाने कितनी बार इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया है और जाने कितने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, कितने इस तरह के भाषण दिए हैं। जिन व्यक्तियों का भी राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कोई भूमिका रही होगी, वो सब इस तरह के काम करते रहते हैं। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है और खासतौर से उस नेता के बारे में और उस शासन के बारे में और भी ताज्जुब की बात है, जिसकी राजनीतिक स्थिति ऊपर से देखने में काफ़ी मजबूत लगती है। आप नरेंद्र मोदी के किसी विरोधी से भी पूछिए, वो यही कहेगा कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक स्थिति काफ़ी मजबूत है। कोई भी इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव आसानी से या अचानक हार जाएँगे, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में अपना चुनाव हार गए थे। यहाँ तक कि अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी 1 या 2 दिन पहले की बात है, एक विश्लेषण प्रकाशित किया है, जिस विश्लेषण में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीतने जा रहे हैं और मीडिया पे वो चलाया गया। तो जब आपकी सरकार के बारे में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये स्थिति हो और तमाम समीक्षक ये कह रहे हों कि आपकी स्थिति मजबूत है, उस वक्त इस तरह के पोस्टरों से, इस तरह के 100, 200, 1000, 2000 पोस्टर अगर दिल्ली में लग जाएँ, तो इससे आपको इतना असुरक्षित क्यों महसूस करना चाहिए? मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखकर। असल में मैं तो हमेशा ही इस पक्ष में होता हूँ कि जब राजनीतिक प्रतियोगिता होती है और राजनीतिक विरोध होता है, तो कुछ ना कुछ तो नेताओं का, जब मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जब मोदी को ही केंद्र बना के सारा काम किया जाता है, तो फिर मोदी को हटाने का पोस्टर लगे, इसमें क्या ताज्जुब की बात है? तो इसके ऊपर तो ये तो होना ही नहीं चाहिए कि पुलिस की एफआईआर दर्ज हो, मुकदमे दर्ज हों, गिरफ्तारियां हों। मोदी सरकार को, स्वयं नरेंद्र मोदी को, उनके खैरख्वाह लोगों को, उनकी पार्टी को, उनके रणनीतिकारों को इस प्रकार की तमाम मुहिमों को नजरअंदाज करना चाहिए। देखिए, अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत दूर है। इस वक्त लोकसभा का चुनाव भी ठीक 1 साल दूर है। जहां ये पोस्टर लगे हैं, वहां कोई विधानसभा का चुनाव भी नहीं होने जा रहा है, यानी कि वो दिल्ली है। तो ऐसी हालत में इस तरह की प्रतिक्रिया ये तो संकेत जरूर देती है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत घबराहट है और वो घबराहट इस रूप में भी व्यक्त होती है कि पहली बार सत्ताधारी दल सदन नहीं चलने दे रहा है, जबकि हमेशा उसका आरोप ये होता था कि भाई विपक्ष नहीं सदन चलने दे रहा है। यहाँ उल्टा हो रहा है, सत्ताधारी दल सदन नहीं चलने दे रहा है। तो ये बात अपने आप में ताज्जुब में डालने वाली है। मुझे मुझे तो
अच्छा, या इसके पीछे एक ये रणनीति या एक इस प्रकार की मुहिम हो सकती है कि नरेंद्र मोदी को राजनीतिक समर्थन या विरोध से ऊपर दिखाया जाए, कि ना राजनीतिक, अगर वो एक ऐसी इस तरह की हस्ती हैं कि अगर उनका नाम लेकर विरोध होगा तो वो विरोध केवल वैसे ही होगा जैसे कि जो अब्राहमी धर्म है, वहां पर ईश्वर का विरोध करने पर या खुदा का विरोध करने पर ब्लेस्फेमी हो जाती है, ईश निंदा हो जाती है। अगर आप इस्लाम में अगर आप खुदा का विरोध करें या कुरान का विरोध करें या कोई इस प्रकार की बात करें तो आपको ईश निंदा के अपराध का जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो अगर इस तरह की भावना है तो ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक है। भाई, लोकतंत्र है, भाजपा चुनाव लड़के सत्ता में आती है, भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है, तमाम पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, रोज बरोज हर मंच से मोदी जी की आलोचना होती है, कड़ी से कड़ी आलोचना होती है। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ। देश में मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी को ये मानना चाहिए कि ये उनकी लोकप्रियता का इंडेक्स भी बताता है। जब एक ही व्यक्ति के रहने से या हटने से देश बचेगा या नहीं बचेगा, तो इसका सीधा मतलब है कि पूरे देश की राजनीति मोदी केंद्रित हो गई है। उन्होंने अपने संसद के भाषण में कहा था, देखो एक अकेला और सब उसके खिलाफ खड़े हुए। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि हर चीज के केंद्र में मैं हूं, सत्ता के केंद्र में भी मैं ही हूं और विपक्ष के केंद्र में ही मैं ही हूं, जब दोनों के केंद्र में आप हैं तो आपका नाम लेके विरोध होगा ही। इसमें बेचैनी की जरूरत क्या है? ये आश्चर्यजनक है और इससे कोई फायदा नहीं हो सकता, इससे केवल नुकसान होगा। जी, कई बार ये भी लगता है कि शायद नीचे के जो नेता वो भी ज़्यादा उत्साह में इस तरह के कदम उठा लेते हैं। नहीं, मुझे लगता ये है कि ये नीचे के नेता, ये एक्शन किसी नेता ने भाजपा कार्यकर्ताओं ने नहीं लिया है। ऐसा नहीं है कि भाजपा कार्यकर्ता कहीं चले गए आम आदमी पार्टी के घर के सामने ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने लगे हों या केजरीवाल के सामने प्रदर्शन करने लगे हो, ऐसा नहीं है। ये दिल्ली पुलिस का एक्शन है। दिल्ली पुलिस का ये एक्शन हो ही नहीं सकता था जबकि दिल्ली पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, अधिकारियों की इस पे सहमति ना होती, उनकी तरफ से आदेश ना आता, वरना राजनीतिक पोस्टर क्यों हटाएगी पुलिस? पुलिस का काम राजनीतिक पोस्टर हटाना तो ही ना है। और हमारे देश की जो कहीं ना कहीं से तो भाजपा में ऊपर से ये बात चली, गृह मंत्रालय से हो सकती है कि बात कहीं ना कहीं तो चली है बात। इसकी जांच, इस पत्रकार लोग इसकी जांच करेंगे, पता लग जाएगा कि ये बात चली कहां से है। हमारे देश की संसद जो है पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी अभी तक तो चल नहीं पाई है आज के दिन तक, और जो बहस का स्तर है, जो कि संसद के बाहर चीज़ें हो रही हैं, आरोप-प्रत्यारोप, उसका स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। एक दूसरे को मीर जाफ़र और जयचंद की उपाधि से सुशोभित किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष एक तरीके के परसेप्शन के जंग में है कि लोग ये देखें कि किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत है। क्या राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है या नरेंद्र मोदी काफ़ी फँसे हुए हैं अडानी के मुद्दे पर। तो ये जो पिछले कई दिनों से एक तरीके का परसेप्शन का जंग चल रहा है, उसकी अभी की स्थिति को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या कोई इससे रास्ता आगे निकलता दिख रहा है? नहीं, इस पे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मेरा मानना है कि ये सब चीजें इसी तरीके से ये अगले लोकसभा चुनाव तक कमोबेश रुक कर चलती रहेंगी। उसका कारण ये है कि जो देश की राजनीति है उसका बहुत जबरदस्त ध्रुवीकरण हो गया, उसमें कोई किसी को जरा भी गुंजाइश देने को तैयार नहीं। वो दिन चले गए जबकि चुनाव की जो राजनीतिक कटुता और तलखी होती थी वो चुनाव के दौरान ही थोड़ी बहुत बढ़ती थी। बाकी समय में लोग आपस में बहस वगैरह करते रहते थे, एक दूसरे पर कटाक्ष वगैरह होते थे और उनका एक सौंदर्य शास्त्र भी होता था। वो शालीनता की सीमाओं के भीतर होते थे और वो इस तरह से नहीं होते थे। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। नरेंद्र मोदी किसी न किसी तरीके से अदानी वाले मसले से दूर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस मसले के ऊपर चर्चा ना हो। विपक्ष इसी मसले को अपने लिए एक ट्रिगर पॉइंट में, मोदी के खिलाफ एक ट्रिगर पॉइंट में तब्दील करना चाहता है। इसीलिए वो राहुल गांधी ने जो वहां पर भाषण दिया था कैम्ब्रिज में, उस भाषण की कुछ पंक्तियों को लेकर वो भाजपा वाले अटक गए हैं इसमें और विपक्ष भी यहाँ पर अटक गया है। इस पूरी प्रक्रिया में ये हो रहा है कि सदन में बिना किसी चर्चा की चीजें पास हो जाती है और उससे पूरा संसदीय लोकतंत्र का, सदन का, सबका नुकसान हो रहा है। लेकिन अब क्या किया जाए? ये तो अगर विपक्ष इस वक्त मोदी जी की बात मान लेगा या मोदी जी विपक्ष की बात मान लेंगे तो दोनों पक्षों को लगता है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान, राजनीतिक नुकसान होने जा रहा है और होगा भी। परिस्थिति कुछ इस तरह की बन गई है कि अगर मोदी जी ने विपक्ष की बात मान ली और संयुक्त
संसदीय समिति बना दी अदानी मसले की जांच करने के लिए, तो ये भाजपा द्वारा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान जी, होगा। जी। तो और अगर राहुल गांधी को भाषण देने का मौका भी उन्होंने दे दिया, तो ये भी भाजपा को लगता है कि उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उधर विपक्ष ने अगर भाजपा की बात मान ली और राहुल गांधी ने माफी मांग ली, तो फिर उनको और भी ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल, जैसे ही माफी मांगेंगे वैसे ही भाजपा कहेंगे भाई कहीं ना कहीं तो कोई गलती की ही थी तभी माफी मांगी। बिल्कुल। तो इस तरह से भाजपा फायदा उठा ले जाएगी और राहुल गांधी की और भी छीछा लेदर करने की कोशिश जी। करेगी। तो दोनों में से कोई भी पक्ष जो है एक दूसरे के सामने नहीं झुकेंगे। अभी एक जो हाल में फिर चुनाव होने वाला है, हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं, तो मई में एक और चुनाव होने वाला है, कर्नाटक का चुनाव। और अखबारों से और मीडिया से ऐसा लगता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि उसका एक माहौल बनने लगा है। तो आज मैं ये देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने कहा है गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उन्हें 10,000 प्रति माह देंगे, जो ग्रेजुएट हैं और बेरोज़गार हैं उन्हें 3,000 देंगे, जिन्होंने डिप्लोमा किया उन्हें 1,500 देंगे। तो इस तरह की जो घोषणाएँ हैं, हर पार्टी करती है आजकल। तो क्या ये घोषणाएँ ऐसी हैं जो चुनावों में बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं? या फिर जैसा कि आप बार-बार कहते हैं कि हमें चुनावों को सामाजिक आधार के रूप में देखने की ज़रूरत है, तो उसमें ये अनुपूरक की भूमिका अदा करती हैं? और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि अभी आपकी नज़र में कर्नाटक की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है? देखिए, चुनाव में वोटरों को संबोधित करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका वोटरों को संबोधित करने का ये है कि आप उनके सामुदायिक नेतृत्व के साथ में संवाद करें। जो सामुदायिक नेतृत्व जो कि राजनीति में दिखाई पड़ रहा है, चाहे भले ही किसी समुदाय की पार्टी हो या कोई समुदाय की पार्टी ना हो, वो नेता किसी और राजनीतिक दल से संबंधित हो, आप उसके साथ संवाद करें और उसके ज़रिए वोटों को अपनी ओर खींचें। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप समुदायों के परे जाकर एक अपील करें। उस अपील को करने के लिए आजकल सबसे बड़ा हथकंडा ये बन गया है कि आप लोगों को तरह-तरह की आर्थिक रियायतें देने की घोषणा करें। जब आप किसी को आर्थिक रियायत देते हैं, तो किसी आप जाति को नहीं देते, किसी समुदाय को नहीं देते, किसी धर्म को नहीं देते। आप किसी एक खास आय वर्ग को रियायत देते हैं, किसी एक खास तबके को रियायत देते हैं और उसके ज़रिए आप उसके साथ संवाद करते हैं। तो पार्टियां दोनों तरीके अपनाती हैं। आजकल ये समुदाय और जाति से परे जाकर इस प्रकार का संवाद स्थापित करना सब्सिडी तंत्र के जरिए कांग्रेस द्वारा ये कहना कि अगर भाजपा का एक सब्सिडी तंत्र है, तो हमारा भी एक सब्सिडी तंत्र होगा कर्नाटक के अंदर। हम भी कम नहीं है रियायतें देने में पीछे नहीं है, बिजली में भी आपको इतनी रियायत देंगे और हम दूसरे तमाम मामलों में इतनी रियायत देंगे। तो ये एक आम चलन हो गया है। अभी अभी देखिए भाजपा का भी नंबर आएगा, वो भी इस तरह की बहुत सी बातें देंगे। अभी तो वो गिनाएंगे कि हमने आपको कितनी रियायतें दे रखी और कितनी रियायतें हम अभी और देंगे आपको, अभी वो गिनाएगी आपको। तो इसमें जनता क्या देखती है? अगर कोई पार्टी पहले से ही रियायतें दे रही है और सरकार में है, तो जनता को लगता है कि वो दे ही रही है रियायतें। तो जनता को उसके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है जो पहले से रियायतें दे रही है। और अगर दूसरी पार्टी ज्यादा रियायतों की घोषणा कर रही है, तो जो सत्ताधारी दल होता है, जो इनकम्बेंट सरकार है, यानी जो चुनाव का मुकाबला कर रही है, वो सरकार कह सकती है कि हम रियायतों को और बढ़ा देंगे। तो ये रियायतें देने की होड़ मची हुई है वोट देने के लिए। जी। एक आखिरी सवाल मैं इस रूप में पूछूँगा कि आज मैंने आपका एक बहुत रोचक लेख पढ़ा। आज यानी कि अ, आज 23 मार्च 22 मार्च के दिन ये प्रकाशित हुआ है दैनिक भास्कर में, जिसमें आपने ये कहा है कि राजनीति को साजिश के चश्मे से देखने से बचना चाहिए। और आपका जी। ये तर्क मुझे काफ़ी रोचक लगा, क्योंकि जब भी चुनाव होता है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो एक पूरी बाढ़ चल पड़ती है मैसेजेस की कि ईवीएम हटाओ। और लोग इसी को भाजपा की जीत के लिए पूरा श्रेय दे देते हैं। और आपने तर्क दिया है कि एक तरीके से हमें सामाजिक समीकरणों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन लेख पढ़ते हुए मेरे मन में ये ख़्याल आया कि कई बार शायद राजनीति को समझने के लिए ये जो साजिश का चश्मा होता है, वह भी महत्वपूर्ण होता है। मिसाल के तौर पर अन्ना आंदोलन के बारे में अब कहा जाता है कि उसमें आरएसएस की काफ़ी भूमिका थी, और ऐसे ही कई और उदाहरण हो सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उसमें भूमिका थी। ये तो कोई साजिश वाला पहलू नहीं है, ये तो तथ्य है। ये तो कयासबाजी नहीं है। यहाँ तक कि अन्ना आंदोलन में जो लोग भाग ले रहे थे, या बाद में जो आम आदमी पार्टी जुड़े, जैसे आशुतोष जी है। आशुतोष जी पत्रकार हैं, बाद में वो आम आदमी पार्टी में गए। तो आशुतोष जी खुद इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर ये स्वीकार कर चुके हैं कि अन्ना आंदोलन में कहीं ना कहीं, जो अन्ना आंदोलन या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ था। वो हाथ ऐसा नहीं था कि सभी अन्ना आंदोलन में तरह तरह की शक्तियां सक्रिय थी, सभी शक्तियों के पीछे उनका हाथ हो।
देखिए विवेकानंद फाउंडेशन है, विवेकानंद फाउंडेशन कहाँ था उसमें? जब मुझे खुद उस आंदोलन में सक्रिय एक बड़े कार्यकर्ता ने, जो आज सत्ता में है, आज नेता होने की स्थिति में, उन्होंने मुझे खुद बताया कि विट्ठल भाई पटेल हाउस में एक बड़ा-सा सम्मेलन किया गया था। उस सम्मेलन का आयोजन विवेकानंद फाउंडेशन के ज़रिए द्वारा किया गया था। आप ध्यान कीजिए, विवेकानंद फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें काम करने वाले रिटायर्ड अफसरों और बुद्धिजीवियों ने ही बड़े पैमाने पे बाद में मोदी जी के जीतने पे उनकी सरकार का काम संभाला। अजित डोभाल विवेकानंद फाउंडेशन के हैं, नृपेंद्र मिश्र विवेकानंद फाउंडेशन के हैं। अब ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने और एक पीएमओ के चीफ बने। तो विवेकानंद फाउंडेशन एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और उस वक्त विवेकानंद फाउंडेशन ये चाहता था कि किसी तरीके से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में आग पड़े, आग की चिंगारी पड़े। इसके लिए उसने सम्मेलन आयोजित कराया। उस सम्मेलन में, उस आंदोलन में सक्रिय सभी शक्तियां बुलाई गई। करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग भी गए उसके अंदर। बाबा रामदेव के लोग भी उस आंदोलन में सक्रिय थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो लोग भी उसमें पहुंचे वहां पर। तो उस पूरे सम्मेलन में क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी मुझे बताया गया। मैं उस सम्मेलन में शामिल नहीं था, लेकिन ये बात सही है। तो ये साजिश की बात नहीं है, पहली बात तो मैं दर्ज करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि साजिश, जब राजनीति को हम साजिश के चश्मे से देखते हैं तो हमारा मनोरंजन बहुत होता है, और दूसरी बात होती है हमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो सीधी सीधी बात है कि भाई साजिश हो रही है, और इसमें फलाना आदमी फलाने को गिरा रहा है, फलाने ने फलाने को काटने के लिए फलाना कदम उठाया। तो इस तरह की बातचीत होती है। इन चीजों के प्रमाण कोई होते नहीं है, ये खुसफुसाहट की शक्ल में आपके कानों में पहुंचती हैं। और एक व्यक्ति जब दूसरे कान में फुसफुसाता है तो उसका जो मनोरंजक प्रभाव होता है, उसकी जो पकड़ है, उस पकड़ से बचना मुश्किल होता है। बड़ा प्रलोभन रहता है कि आप इस दिलचस्प खबर के ऊपर यकीन कर लें, एक ऐसी खबर जिसका कोई तथ्यों में कोई आधार नहीं है और जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने कहा है कि मैं शुरू से ही देखता रहा हूं। जब एक जमाने में जब शीत युद्ध चलता था, मैंने अपने लेख में लिखा भी है, जब अमेरिका और रूस, सोवियत संघ की सारी दुनिया के पैमाने पर प्रतियोगिता चलती थी, उस वक्त यही इन आरोपों की बौछार होती रहती थी कि फलाना सीआईए का एजेंट है, फलाना केजीबी का एजेंट है। मुझे याद है कि मैंने 1995 में एक पत्रिका निकाली, समय चेतना। उस पत्रिका का विमोचन कराने के लिए मैंने आईआईसी में एक कार्यक्रम आयोजित किया, और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे मैंने मेन स्ट्रीम के संपादक, जो मेरी निगाह में बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार थे, निखिल चक्रवर्ती, उनके पास गया और प्रार्थना की कि आप उसके मुख्य अतिथि बन जाएं। तो निखिल चक्रवर्ती तैयार हो गए। तो जैसे ही उनको मैंने घोषणा की कि निखिल चक्रवर्ती उसके मुख्य अतिथि होंगे, जाने कितने लोग मेरे पास आए और मेरे पास बोले, अरे भाई वो तो केजीबी के एजेंट है। मैंने उनकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और निखिल चक्रवर्ती को उस कार्यक्रम में बुलाया। बाकायदा लोग आए, वो अच्छा खासा सीडी देशमुख हॉल में वो कार्यक्रम हुआ। तो इस पीलू मोदी, मैंने लेख में लिखा है ना कि पीलू मोदी संसद में तख्ती गले में डाल के पहुंचे थे, इसमें लिखा था कि मैं सीआईए का एजेंट हूं। जाने किस किस के ऊपर नहीं सीआईए और केजीबी के एजेंट होने के आरोप लगाए गए। उस जमाने में तो जो व्यक्ति किसी भी दूतावास में दूतावास निमंत्रण देते थे, शाम को कुछ खिलाने पिलाने की पार्टियां भी करते थे दूतावास। तो अगर कोई उन दूतावासों की पार्टियों में जाता था तो फौरन उस देश की जासूसी संस्था से उसका नाम जोड़ दिया जाता था। अब शीत युद्ध चला गया है, अब आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। अब केजीबी रही नहीं, वो तो खत्म हो गई सोवियत संघ के खत्म होने के साथ में। अब केवल सीआईए है। तो एक तरह से देखा जाए कि एक ध्रुवीय विश्व है। चीन की खुफिया एजेंसी क्या है उसका हम लोगों को नाम भी नहीं पता है। अब ऐसी स्थिति में ये सब आप नहीं कर सकते, तो अब और दूसरे तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। जो दो शक्तिशाली लोग हैं, तो दो शक्तिशाली लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों देखने में ही एक लगते हैं, ये दरअसल एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे की टांग काट रहे हैं। तो ये तमाम बातें होती रहती हैं। मैं मानता हूं कि इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो इसमें तथ्यात्मक पहलू होगा वो बच नहीं सकता प्रकाश में आने से। उसके लिए कंस्पिरेसी थियरी इजाद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये मुझे अभी याद आया कि पिछले साल जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो यूट्यूब में से ही कई जो चैनल्स हैं उन्होंने न जाने कितने दिन तक यही खबर चलाई थी और उस पर डिस्कशन किया था 1-1 घंटे तक कि
अमित शाह और जो योगी हैं, उनके बीच अनबन एक हाँ। खींचतान चल रही है। मुझसे भी न जाने कितने बार ये सवाल पूछा गया कि भाई बात वो नहीं रही, अब तो अमित शाह नहीं चाहते हैं कि आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री का पद मिले। तो मैंने कहा कि जो व्यक्ति 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका है और उसने एक खास शैली से शासन चलाया, उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं और उन समस्याओं की हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उनकी आलोचना प्रत्यालोचना कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं जो बात कही जा रही है, मैंने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि देखिए, ये इन बातों को मान लेने का मतलब ये होगा कि आपने अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क को उठा के ताक पर रख दिया, और वो करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। जी। तो आज की हम इस पूरी चर्चा में जो ये आखिरी बिंदु है, उसे ही एक तरीके से आज की चर्चा का निचोड़ कह सकते हैं कि जो भी राजनीति में चल रहा है, उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बजाय जो हमारे सामने तथ्य हैं और जो सामाजिक समीकरण है, उसके आधार पर हम उसकी विवेचना करें। तो नई परख के आज के इस अंक में राष्ट्रीय मुद्दा की हम चर्चा कर रहे थे, उसको मैं यहीं विराम देता हूँ और अगले अंक में हम मिलेंगे और अन्य मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभी सर नमस्कार।